नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। राजधानी देहरादून की पुलिस ने थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र से 5 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। कॉर्बेट पार्क में मधुमक्खियों का हमला, गश्त के दौरान 3 वन कर्मियों पर मधुमक्खियों का हमला, गंभीर रूप से घायल। रामनगर वन विभाग में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर की संदिग्ध मौत, चाचा ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। रामनगर में द डांसिंग बार संस्था द्वारा आयोजित की गई डांसिंग प्रतियोगिता, बच्चों ने लिया बढ़ चढ़ कर भाग। निच के अधिशासी अभियंता द्वारा कार्मिकों से अक्षत मंगवाने का निर्देश बन रहा चर्चा का विषय, बोले मैंने नहीं जारी किया ऐसा कोई आदेश। रुद्रपुर में मुस्लिम समाज के युवाओं ने कोतवाली पहुंचकर कोतवाली के एसएसआई ललित मोहन रावल से की मुलाकात, उठाई मांग। शिक्षा डिस्ट्रीब्यूटरों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा के साथ मिलकर एआरटीओ से की मुलाकात। रुद्रपुर के राम सुमेर शुक्ला मेडिकल कॉलेज में पॉइंट ऑफ कैरियर टेस्टिंग लैब का फीता काटकर विधायक शिव अरोड़ा ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर मजबूत करने के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे जौलीग्रांट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भव्य एवं विशाल तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। 16वें वित्त आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची उत्तराखंड। 112 से मदद मांगना, वार्ड बॉय को पड़ा भारी, मदद मांगने से नाराज 112 कर्मियों ने पीटा। अब खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून की पुलिस ने थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र से 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 1 महिला, 4 पुरुष हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस मिलिट्री इंटेलिजेंस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि लंबे समय से बांग्लादेशी नागरिक देहरादून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में छिपे हुए थे। नागरिकों के बारे में खुफिया विभाग ने जानकारी जारी की थी। गिरफ्तार नागरिकों में निर्मल राय, शेम राय, लिपि राय, कृष्ण उर्फ संतोष, मुनीर चंद्र राय को गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कॉर्बेट पार्क की ढेला रेंज के पथरुआ बीट में आज सुबह रोजाना की तरह गश्त पर निकले 3 वनकर्मियों पर मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में तीनों वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं राकेश कुमार दिवाकर, वन बीट अधिकारी, डेला रेंज। हम लोग दैनिक जो हमारी वो होती है गश्त, हम डेली जाते हैं और हम अपने वन बीट अधिकारी के पास दैनिक गश्त के लिए जा रहे थे, जो पथरुआ पूर्वी चौकी पड़ती है। उसके आसपास मधुमक्खियों ने अचानक हमला किया। उस बीच हम 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और मौके पर मौजूद स्टाफ ने हमें वहाँ से छुड़ाया और हमें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया। मैं राकेश कुमार दिवाकर और एक दीपक कुमार, एसटीपीएफ महिपाल, दैनिक श्रमिक। रामनगर वन विभाग के रेस्ट हाउस में एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक ओम प्रकाश वन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था और कल शाम से लापता था। सुबह उसका शव वन विभाग के गेस्ट हाउस परिसर में पड़ा मिला। 57 वर्षीय ओम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय बाबूराम रामनगर वन प्रभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर कार्यरत थे। रोज की तरह वे कल ड्यूटी पर गए, लेकिन रात तक घर नहीं लौटे। परिवार वालों ने पूरी रात उन्हें ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। वहीं मृतक के चाचा गोविंद राम ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं तो साहब आज सुबह ही पता लगी। ये रोज की तरह कल शाम घर नहीं आया। रात इसे खोजने भी गए हम लोग, और जहाँ ड्यूटी में था ग्रामीण डिवीजन में, वहाँ रोड साइड इधर उधर सब जगह पूछा। चाचा रात 10 बजे तक तो नहीं आया, तो भी हमने सोचा शायद कहीं चला गया होगा रिश्तेदार में। तो सुबह 5:30 बजे इनका कर्मचारी आया वन विभाग का, तो डाक बंगले में बेहोश पड़े हैं। तो हम गए देखने के लिए, तो पूरा लहू लुहान हो रहा था, पूरी आँख सूजी पड़ी थी, पूरा खून निकल रहा, बेहोश पड़ा। उसे उठा के लाए हॉस्पिटल में। डॉक्टरों ने देखा, ये तो कुछ नहीं बचा। आपकी तरफ से किसी पर शक है या क्या है, कुछ कार्रवाई की जा रही है? आशंका तो है ही सर, तहरीर बनाएंगे, देंगे क्या कार्रवाई तो हम लोग अपनी तहरीर तो देंगे, क्योंकि हमें आशंका है कि ऐसा तो कभी करता ही नहीं था, कभी होता ही नहीं था, ना किसी के साथ क्या हुआ कैसा हुआ। उम्र उसकी 55-56 साल की उम्र हो गई थी।
ओम प्रकाश। रामनगर डिवीजन में संविदा कर्मी ओम प्रकाश उम्र 57 साल की सस्पेक्ट कंडीशन में एक रामनगर डिवीजन फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के ड्राइवर के कमरे में शव मिला है और उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। प्रत्यक्षता जानकारी की गई कि मृतक जो है शराब पीने का आदी था और लगातार इसकी इस तरह की शिकायत थी। इस संबंध में हमारे द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रविवार को गैस गोदाम रोड स्थित ऑडिटोरियम हॉल में अलवीरा डांस स्टूडियो एंड पीडीएस यूनिक्सू डांस स्टूडियो द्वारा आयोजित बच्चों के लिए डांसिंग प्रतियोगिता का आयोजन द डांसिंग बार द्वारा आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में जूनियर एवं सीनियर वर्ग में बच्चों ने डांस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की डायरेक्टर लवजीत कौर संधू ने बताया कि उनके द्वारा नगर में ये पहला कार्यक्रम डांस शो का आयोजन किया गया है और आगे भी इस तरह के प्रयास उनके द्वारा जारी रहेंगे। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, ये मेरा एक डांस और मॉडलिंग का और इंटरनेशनल स्कूल बच्चों के लिए एक शो है, द डांसिंग वॉर है और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो आगे आएँ और अपना परफॉर्मेंस दें और अपना हमारे शहर का नाम रोशन करें। और ये शो हमारी फैमिली का एक शो है, आप सबकी फैमिली है और हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग जो हैं कि इस को और बेहतर बनाएं और बच्चे आगे बढ़ के अपने परिवार, अपनी फैमिली और अपने शहर का, हमारे रामनगर का नाम रोशन करें। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड NH लोहाघाट के अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार ने एक अजीबोगरीब आदेश जारी किया। उन्होंने सहायक अभियंता की सेवा पुस्तिका गुम होने के चलते NH के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को 2-2 मुट्ठी अक्षत यानी कि चावल 17 मई तक मंदिर में डालने के लिए निर्देश लिखित में जारी किए। अधिशासी अभियंता का ये निर्देश काफी चर्चाओं में है। इस मामले में अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार ने फोन पर वार्ता में बताया कि ये आदेश उनके द्वारा जारी नहीं किया गया, किसी व्यक्ति के द्वारा उनके नाम से झूठा आदेश जारी किया गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर में मुस्लिम समाज के युवाओं ने कोतवाली पहुंचकर कोतवाली के SSI ललित मोहन रावत से मुलाकात की और उनको तहरीर देकर कोलकाता की एक युवती के द्वारा मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी और कार्रवाई की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र सौंपा और जांच के बाद कार्रवाई की मांग की, जिसमें उन्होंने बताया कि सोशल साइट ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक वीडियो बनाकर पोस्ट की गई है जिसमें पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा वीडियो अपलोड करने वाली युवती पश्चिम बंगाल की बताई जा रही है, इससे मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग न हो, इसको देखते हुए तत्काल ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कर रहे हैं सर, कोलकाता के आनंदपुर की जो समिष्टा शर्मा करके जो लड़की है, उसने जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर ना सख्त से सख्त कार्रवाई हो कानूनी तौर पर, और ये काम जितनी जल्द हो जाए उतना बेस्ट है, क्योंकि अगर इसमें जितना ज़्यादा डिले रहेगा ना उतना कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, वो सोचते हैं कि भाई सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक जो मुस्लिम समुदाय है उसको ठेस पहुँचेगी, क्योंकि ये किसी की पर्सनल लाइफ का मामला नहीं है, ये हमारे हुजूर की शान पे है, क्योंकि सभी कुछ उनके मुसलमान की नज़र में हुजूर है तो है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, मेरा कहना यही है, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई बंदा गलत कदम उठाता है तभी उठाता है जब उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है या मेरे साथ सही से बिहेवियर नहीं किया जा रहा है या मुझे सपोर्ट नहीं करी जा रही है, तभी उसके साथ तभी वो गलत कदम उठाता है। तो सरकार भी इस चीज़ को देखे, सोचे और फिर उसके ऊपर फटाफट कार्रवाई करे और उसको जहाँ उसको जाने का है वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँच जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिश खान। आरिश खान रुद्रपुर उधम सिंह नगर जिले में ई रिक्शा पर टैक्स बढ़ाने से नाराज होकर ई रिक्शा डिस्ट्रीब्यूटरों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा के साथ मिलकर आरटीओ से मुलाकात की और उनको ज्ञापन सौंपते हुए टैक्स को कम करने की मांग की। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष ने आरटीओ को बताया कि ई रिक्शा पर 3000 का टैक्स बढ़ाकर 17000 कर दिया गया है, जिससे ई रिक्शा बिक्री पर दिक्कत आ रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमारे यहाँ टैक्स 50% बिल्कुल अलग है।
लेकिन इसका समाधान नहीं। देखिए, आज हम लोग रुद्रपुर शहर के जो ARTO साहब के पास आए थे, हम सब लोग जो हमारे वेंडर्स हैं, जो टुक टुक के हमारे जो डीलर्स हैं, जो टुक टुक का काम करते हैं, जो टुक टुक बेचते हैं, हम सब लोग डीलर्स आए थे। हमारा कहना ये था कि कुछ समय पहले तक तो हमसे 1 साल का टैक्स जो आदमी जो कस्टमर को चार्ज करते थे लोग टुक टुक का, अब वो 15 साल का लाइफ टाइम कर दिया और 15 साल के लिए करने लगे। यानी कि पहले अब लगभग 6 गुना टैक्स हो गया। पहले लगभग 3,000 रुपये टैक्स होता था, अब लगभग 17 या 18,000 रुपये का टैक्स बन गया। हमारा कहना है कि जो 6 गुने का जो टैक्स है वो हम पर तो नहीं पड़ रहा, लेकिन जो हमसे आगे जो टुक टुक खरीदेगा, जो गरीब आदमी टुक टुक खरीदता है, अपना रोजगार करता है, तो वो अब कहाँ से देगा। तो हमारा जब से इन्होंने ये जब से 5-6 गुना जो टैक्सेस करें, अब हमारे जितने डीलर्स हैं, इन डीलर्स का माल नहीं बिक रहा। पिछले 20-25 दिन के अंदर एक भी गाड़ी, इनकी गाड़ियाँ कहीं किसी, बहुत सारे डीलर हैं, लगभग हमारे लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा, रुद्रपुर शहर के अंदर 3 दर्जन से ज़्यादा लगभग हमारे डीलर्स हैं। इन डीलर्स का काम बिल्कुल जीरो हो गया, इनको कोई काम नहीं हो पा रहा, कोई एक भी सिंगल टुक टुक नहीं बिक रहा इन लोगों का। तो आज हम लोग सिर्फ यहाँ पर इसलिए बातचीत करने आए थे। हमारा कहना था कि जैसे पहले आप 1 साल का लेते थे, तो आप 1 साल का टैक्स ले लीजिए जो बनता था, लेकिन अब अगर 5-6 गुना हो जाएगा, तो 5-6 गुने में टैक्स तो फिर आम आदमी दे ही नहीं पाएगा, फिर तो इनका धंधा चौपट हो जाएगा। ये तो भुखमरी कगार पर आ जाएंगे हमारे दुकानदार। तो हमारा कहना था कि आप हमारे लोगों को रियायत दें जैसे पहले चल रहा था। हमारे संज्ञान में भी है कि हल्द्वानी में 2 साल का लिया जा रहा है, 2 गुना कर दिया गया है, और यहाँ पर 5 गुना मांगा जा रहा है। और हरिद्वार में वही जो पहले जैसे 1 साल चलता था वही कराया जा रहा है। देहरादून में वही चल रहा है। और सबसे बड़ी खासियत है कि उत्तर प्रदेश में जीरो है। तो हमारा कहना है कि जब इतना बड़ा यूपी है, जब जीरो है, तो फिर यहाँ पर फिर 5 गुना, ये 18-19 हज़ार रुपये टैक्स किस बात का। तो आज हम बातचीत करने आए थे। हम चाहते हैं कि देखो, हमारे जो दुकानदार हैं, जो डीलर्स हैं, इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए और आम आदमी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ही चीज, कंसेप्ट तो एक ही होना चाहिए ना। अब देहरादून के लिए अलग हो, हरिद्वार के अलग हो, हल्द्वानी के अलग हो, रुद्रपुर के अलग हो, तो ये भी गलत बात है। तो बातचीत करने आए थे, तो उन्होंने कहा मैं भी अपने सीनियर अधिकारी से बात कर लेता हूँ। तो अगर इनकी बातचीत होगी, ठीक है, नहीं तो हमारे प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्दी हम लोग हल्द्वानी चले जाएंगे, तो RTO साहब से बातचीत करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि देखो, हमारे इन जो डीलर्स हैं, जो वेंडर्स हैं हमारे, इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। रुद्रपुर के राम सुमेर शुक्ला मेडिकल कॉलेज में पॉइंट ऑफ कैरियर टेस्टिंग लैब का फीता काटकर विधायक शिव अरोड़ा ने शुभारंभ किया। विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधा के लिए क्षेत्र में निरंतर सुधार हो रहा है, जिससे आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। विधायक ने इस दौरान लैब रूम का भ्रमण किया। इस टेस्टिंग मशीन के मरीजों को होने वाले लाभ व इलाज से सुविधा के बारे में डॉक्टरों से जानकारी भी ली। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो यहाँ पर हम लोग नई मशीनें लगा रहे हैं ताकि जो जनता है उनको लाभ मिले। और आज विधायक जी ने जो मशीन है हमारी पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग वाली, उसका उद्घाटन किया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसा विधायक जी ने बता दिया है कि सारे जो टेस्ट हैं उसी पॉइंट पे हो जाते हैं जहाँ पर कि मरीज होता है। तो कई मरीज होते हैं बहुत सिक होके आते हैं और उसमें टेस्ट की ज़रूरत रहती है, लेकिन लैब तक सैंपल जाने में और आने तक, रिपोर्ट आने तक काफ़ी टाइम लग जाता है। और मरीज का इलाज, जो उचित इलाज उसे मिलना चाहिए, जो उसके शरीर में कमी है या कुछ खराबी है, तो डिटेक्ट नहीं हो पाती है। तो इसका समाधान इसमें इमीडिएटली हो जाएगा और डॉक्टर सही उपचार उसको दे पाएंगे। उसके अलावा जो अन्य मशीनें भी यहाँ पर लगाई जा रही हैं निरंतर, तो सारे चीज़ों से बहुत फ़ायदा हो रहा है। और इधर आप देखेंगे कि पिछले 2 सालों में जो मरीजों की संख्या जिला अस्पताल में, वो लगभग डबल से ज़्यादा हो गई है। जितने मरीज हमारे यहाँ आ रहे हैं वो डबल हो चुके हैं, और जितने ऑपरेशंस हो रहे हैं वो 3-4 गुने ज़्यादा बढ़ गए हैं। और कई एडवांस जो प्रोसीजर्स हैं, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं, जो पाइल्स का जो इलाज है, वो सब नई विधियों द्वारा यहाँ पर हो रहा है। और जो वेरिकोस वेन्स हैं उसके लिए भी एडवांस मशीनें हैं। तो हमारे पास काफ़ी अच्छे उपकरण आ रहे हैं, जो कि आजकल आपको प्राइवेट में भी ज़रा मुश्किल से मिलेंगे। तो हम लगातार प्रयास में लगे हैं कि यहाँ की जनता को बेहतर सुविधाएं मिल पाएँ। उसके लिए सरकार का बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा। ये जो भी सुविधाएं वो हम उनसे कहते हैं, वहाँ से तुरंत उस पर रिकमेंडेशन पास हो जाता है और हमें सुविधाएं देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये जो पॉइंट ऑफ केयर मशीन यहाँ पर आरंभ हुई है, निश्चित रूप से मरीजों के इलाज के लिए जो हमारा प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज है उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। और यहाँ पर मरीजों को इंस्टेंट, तभी जब वो क्रिटिकल पोजीशन में लाए जाते हैं, तभी डॉक्टर उनकी इन्वेस्टिगेशन करके उनका इलाज को निर्धारित कर सकता है।
इलाज करते समय अगर डॉक्टर क्रिटिकल पोजीशन लगती है, तुरंत उसका इलाज उससे इंस्टेंट मशीन में सैंपल लगाते ही उसका रिजल्ट आ जाता है। जो पहले लैप्सेस होते थे कि एक सैंपल लेके लड़का सैंपल लेके आएगा, फिर वो जाके लैब से रिपोर्ट आएगी, 4-5 घंटे रिपोर्ट आएगी, फिर डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर कहीं बिजी हो जाते थे अपने ओटी में या बाकी ओपीडी में, तो उस मरीज की स्थिति बिगड़ने की संभावना रहती है। इसमें हार्ट अटैक की अगर संभावना है, उसके सैंपल को भी कुछ ही मिनट में देखा जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम बढ़ रही है या कोई सोडियम कम बढ़ती हो रहा है, इन सब चीजों को भी इमीडिएटली देखकर जो क्रिटिकल पोजीशन में मरीज के पहुंचने से पहले डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र के लिए। पॉइंट ऑफ केयर यानी जहां केयर की जा रही है वहीं पर उसका इन्वेस्टिगेशन पैथोलॉजी का हो जाए। साथ ही साथ हमारा ये प्रयास है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कई बार यहाँ बहुत शिकायतें आती हैं कि यहाँ से रेफर किया जाता है, यहाँ के डॉक्टर्स बड़ी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कई बार सीमाएं होती हैं, वहाँ सुपर स्पेशलिस्ट नहीं होते और बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीनें भी नहीं होती। तो यहाँ से जो रेफर किया जाता है, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी किया जाता है, राममूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली किया जाता है, जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज देहरादून किया जाता है। तो हमारा प्रयास है, मैं संकल्प के साथ लगा हूँ और डॉक्टर केदार शाही वो भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से हम 2026 तक रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज आरंभ हो जाए, इस प्रयास में है, जिससे रेफर करने की समस्याएं समाप्त हो और हमारा सुशीला तिवारी जो मेडिकल कॉलेज है वैसा और उससे भी बड़ा, उससे भी अच्छा यहाँ मेडिकल कॉलेज बन सके, ये हम संकल्प के साथ आगे चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में किसी प्रकार के डॉक्टरों की कमी नहीं होती, तो निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज यहाँ आने के बाद डॉक्टरों की कमी की समस्या समाप्त हो। उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर मजबूत करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उधम सिंह नगर मुख्यालय रुद्रपुर के सिटी क्लब में 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में ट्रेनरों के द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह एक्टिव रहना है और विपक्ष को जवाब देना है, इसकी जानकारी दी जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। उन लोगों को इसका वो राष्ट्र की रक्षा करती है, जो पत्रकारों ने देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता को जितना झूठ ये मोबाइल इंडस्ट्री ने या मोबाइल यूनिवर्सिटी ने फैलाया है उसका जवाब देने के लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे झूठ बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए संगठन समाज में फैला रहे हैं, उनका माकूल और सही जवाब देना आवश्यक है और इसी के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे विवेकानंद जी का इस्तेमाल एबीवीपी करती है, लेकिन जो विवेकानंद जी ने कहा उसी चीज़ को तोड़ने का काम बीजेपी और उनकी सरकार करती है। तो विवेकानंद जी के कथन क्या थे वो प्रचारित प्रसारित करना, सुभाष चंद्र बोस जी के कथनों को प्रचारित प्रसारित करना और किस तरीके से बीजेपी देश का नुकसान करे इकोनॉमिक्स में, किस तरीके से देश का नुकसान सामाजिक ताने बाने में और देश की एकता और अखंडता को नुकसान जैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। इसमें केवल उधम सिंह नगर के हमारे जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, हमारे पीसीसी मेंबर्स और वो लोग हैं जो वरिष्ठ लोगों की अलग अलग राज्यों में ड्यूटी लगाई जाती हैं विभिन्न कामों के लिए, उन सबको प्रशिक्षण इस कार्यक्रम में मिल रहा है। ट्रेनिंग के लिए इसमें मध्य प्रदेश से हमारे मृणाल पंजी आए हैं और राजस्थान से आदरणीय सीताराम जी आए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जॉली ग्रांट पहुंचे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। जॉली ग्रांट से वाइब्रेट विलेज गूंजी के लिए हुए रवाना। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा। आदि कैलाश यात्रा भी करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रविवार को ऑपरेशन सिंदूर के तहत खंड विकास कार्यालय परिसर बाजपुर में काफी संख्या में हर वर्ग के लोग और स्थानीय प्रशासन सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ब्लॉक कार्यालय से प्रारंभ हुई भव्य एवं विशाल तिरंगा शौर्य यात्रा, जो कि नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मुंडिया तिराहा के पास पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान भव्य एवं विशाल तिरंगा शौर्य यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये हमारे बीच में मित्र पंथ से ऊपर उठ के आज भारत एक है, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, हम सब एक हैं।
जो हमारी बहनों के साथ आतंकवादियों ने किया था, धर्म पूछ के मारा था, ये आतंकवादी होता है हमेशा, चाहे किसी जाति धर्म का हो। भारत ने हैसियत बता दी उन सारे आतंकवादियों को और उनके आकाओं को, साफ कह दिया है अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आपने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा ही सारे आतंकवाद के जितने भी अपने ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया, एक इतिहास बना दिया। सारा संसार आज मोदी जी के साथ और भारत के साथ आ गया है। सारे जाति धर्म वर्ग क्षेत्र आज भारत के साथ हैं। सैनिकों के सम्मान में उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आपने देख लिया है आज जन सैलाब कैसे आज बाजपुर में भी उमड़ के आया है। ऐसा ही जन सैलाब पूरे देश में उमड़ के आ रहा है। पूरे विश्व के नेताओं ने, राजनेताओं ने भारत को समर्थन दिया है, कहा है हम मोदी जी के साथ, भारत के साथ हैं, आतंकवाद का खात्मा करके रहेंगे। मोदी जी ने जो कहा था आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे, सचमुच मिट्टी में मिला दिया है। अभी जो 2-4 बचे खुचे हैं उनको मिट्टी से भी नीचे रसातल में मिला देंगे। ये प्रण हमने आज लिया है सारे लोगों ने। इसी प्रकार हम एक रहेंगे, इसी तरह से हम अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। 16वें वित्त आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुकी है, जहां वे तमाम लोगों से सुझाव लेंगे। वहीं आयोग कल राजनीतिक दलों से बातचीत करेगी और सुझाव लेगी। बीजेपी से नामित 3 सदस्य समिति के सदस्यों में से विधायक विनोद चमोली भी बैठक में अपने सुझाव देंगे। बैठक से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे इस दौरान प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर 16वें वित्त आयोग की टीम का ध्यान आकर्षित करेंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। जो नेगेटिव चैनल है उससे तुम्हारा चैनल चलता है। ये मीडिया का है। मीडिया देखिए, खामियां तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आवश्यकताएं कह सकता हूं, क्योंकि हम अपकमिंग स्टेट हैं। अभी 25 साल हमें कुल हुए हैं और तमाम हमारी एस्पिरेशंस हैं कि हम स्टेट को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको काफ़ी अधिक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कुछ विशेष चीज़ें मैं उसमें जोड़ने जा रहा हूँ। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग यात्रा प्रदेश हैं। प्रतिवर्ष हमको 4 धाम यात्रा का आयोजन करना पड़ता है और कांवड़ का आयोजन करना पड़ता है। धार्मिक तमाम समय समय पर यहाँ पर लोग जुड़ते हैं, हरिद्वार में जुड़ते हैं, ऋषिकेश में जुड़ते हैं, पर्वतीय क्षेत्र माना जाना होता है। साथ ही हमारा ये पर्यटन का क्षेत्र भी है, तो साथ ही पर्यटन का क्षेत्र भी है। हमारे कुल पॉपुलेशन से कई अधिक पॉपुलेशन यहाँ पर हम लोग जिसको हम कहते हैं कि फुटफॉल हमारा रहता है, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं वो रहती है। तो उसको ठीक प्रकार से वहाँ पर जन सुविधाएं उपलब्ध हो, यात्रा ठीक प्रकार से हमारी संचालित हो, उसके लिए हमको अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। और मेरा ये मानना है कि जब हम कुंभ में पैसा देते हैं तो हमको यात्रा के लिए भी अतिरिक्त सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। और पूरे देश से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, बेहतर हो, उसके लिए मैंने मांग की है और मैं उसमें जोड़ रहा हूँ कि लगभग 1000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हमको उत्तराखंड को अतिरिक्त दिया जाना चाहिए, ताकि हम उसकी अस्थायी तौर पर अस्थायी सुविधाएं जुटा सके, जो अभी तक नहीं है, जिसको मैं देखता हूँ अभी तक नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें है आपदा का, क्योंकि हम आपदा प्रोन स्टेट हैं और हमारे यहाँ आपदा भी एक परमानेंट फीचर है। हमेशा यहाँ पर आपदाएं रहती हैं और तमाम ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर हमको विस्थापन की आवश्यकता है, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसको भी केंद्र अपनी योजना में सम्मिलित करे, उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करे, वो भी हम उनसे चाहते हैं। तीसरा वनाग्नि भी एक ऐसा काम है जो प्रतिवर्ष हमको जिससे 2-4 होना पड़ता है। ये अस्थायी 3 काम है जो हर वर्ष इस प्रदेश में होते हैं और इसके लिए हमको अनवरत काम करने की आवश्यकता है। ऐसे वनाग्नि को लेकर भी हम लोगों ने चिंता जताई है, उसको भी हम अपने ड्राफ्ट में सम्मिलित कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम चाहते हैं कि 16वें वित्त का ध्यान खींचा जाए और वो जो भी हमारे लिए यहाँ पर फंडिंग की व्यवस्था करें, उसमें उन चीजों को सम्मिलित करें। पुलिस विभाग ने लोगों की त्वरित मदद के लिए 112 सेवा चलाई हुई है, ताकि लोगों को घटना दुर्घटना में तत्काल पुलिस की मदद मिल सके, और मदद मिलती भी है। वहीं लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय के वार्ड बॉय दिनेश कुमार को 112 की मदद लेना भारी पड़ गया। 112 कर्मियों ने दिनेश की मदद करना छोड़ उल्टा उसकी पिटाई कर दी, जिससे दिनेश कुमार के कान में चोट आई है। दिनेश ने मामले में डीएम चंपावत, एसपी चंपावत, सीएमओ व चिकित्सा अधीक्षक से मदद की गुहार लगाते हुए आरोपी दोनों पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
सर कल रात को मैं ड्यूटी में था, ऑन ड्यूटी में था। रात को 11:30 बजे एक पेशेंट आए, उसके साथ 3-4 शराबी आदमी आए थे। उसने यहाँ बाहर से कहा वो स्टेचर को अंदर को ले जा। मैंने कहा सर अंदर को लिया, उसके बाद हमारी गारंटी होती है, तुम्हें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम देख लेंगे। इतने में दूसरा शराबी आया, मेरे लिए यहाँ भीड़ने लग गया, यहाँ पर कैमरे के सामने ही। इतने में हमारे गार्ड साहब आ गए। गार्ड साहब ने जैसे तैसे हो गया, मैं उनने मेरे से कहा कि ड्यूटी अपने अंदर कमरे में चले जाओ। मैं अपने कमरे में बैठ गया। फिर मैंने कमरे से 112 में फ़ोन किया, तो वहाँ से आते ही पुलिस वालों ने ग्राम प्रधान के कहने पर मेरे को डायरेक्ट यहाँ मेरे कान में मारी। अभी सूजन आई है इसमें और आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही कुछ भी यहाँ इस कान से। तो सर डायरेक्ट अंदर मेरे ड्यूटी रूम में आते सेट से मेरे पहले मारी थी, कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। फ़ोन तुमने क्यों किया करके ऐसा कुछ पूछा ही नहीं उनने। वो भी शराब के नशे में ही लग रहे थे मुझे, और जो 3-4 अटेंडर थे वो भी सब नशे में थे। तो फिर सर मैं अभी थाने में भी गया, मैंने सबके लिए लिखे, डीएम साहब के लिए, सीएमओ साहब के लिए, अपने मैम के लिए यहाँ पर। और अभी थाने में गया तो एप्लीकेशन उनने मेरे साफ मना कर दिया, एप्लीकेशन रिसीव नहीं करेंगे करके। तो मतलब कुछ नहीं बोले सर, मैं उनने बोला साफ मना ही कर दिया। फिर मैं आ गया एप्लीकेशन लेके यहाँ को। अब मैं चाह रहा हूँ कि जिसने मेरे ऊपर ये हाथ उठाया उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मत बढ़ा इसमें। हाँ 112 में मदद की तो उल्टा मेरे को मार गया। अब हमारे यहाँ और कर्मचारी भी डरे हुए हैं कि हम ऐसे किसी कोई आएगा शराबी ऐसे हल्ला करेगा, हम वहाँ फ़ोन उल्टा हो तो हमें मारेंगे करके डर का माहौल बना रखा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।